हर हर महादेव। जय श्री राम दोस्तों। आज बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुने और समझे। भारत भूमि के पड़ोसी देशों में पिछले कुछ सालों में एक ही पैटर्न को फॉलो करके अशांति और सत्ता परिवर्तन का गजब खेल चल रहा है। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसकी रूपरेखा एक जैसी है। 2021 में अफगानिस्तान, म्यांमार, 2022 में श्रीलंका और पाकिस्तान, 2024 में बांग्लादेश और अब 2025 में नेपाल। जिस स्तर का विद्रोह, आतंक, उपद्रव और आक्रोश इन देशों में देखने को मिला और मिल रहा है, बहुत ही चिंताजनक है। एक एक कर हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया जा रहा है, हम भारतीयों को सजग और सचेत रहने की आवश्यकता को दर्शाता है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान में हाल ही में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वह मुख्य रूप से 15 अगस्त 2021 को हुआ, जब तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। यह घटनाक्रम कई वर्षों से चल रहे संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था। 2021 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि 1 मई से अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इस घोषणा ने तालिबान को सत्ता में वापसी का मौका दिया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने तेजी से पूरे अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए और कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। अफगान सेना, जो कमजोर और भ्रष्ट हो चुकी थी, तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाई और कई जगहों पर तो बिना लड़ाई के ही आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान के काबुल के पास पहुंचने पर तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। उनके भागने के बाद तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिससे सत्ता परिवर्तन पूरा हो गया। 20 साल के संघर्ष के बाद तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान की सत्ता में लौट आया। नंबर 2, म्यांमार में तख्तापलट 1 फरवरी 2021 को हुआ था। इस तख्तापलट में म्यांमार की सेना, जिसे ततमाड़ो के नाम से भी जाना जाता है, ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया और देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। सेना ने दावा किया कि नवंबर 2020 के आम चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें आंग सान सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सेना ने इन आरोपों को तख्तापलट का मुख्य कारण बताया। तख्तापलट के तुरंत बाद सेना ने आंग सान सूकी, राष्ट्रपति विन मिंट और अन्य प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद पूरे म्यांमार में सेना के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने हड़ताल, बहिष्कार और विरोध प्रदर्शनों के जरिए सेना का विरोध किया। सेना ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए और हजारों को गिरफ्तार किया गया। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस तख्तापलट की निंदा की और म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए। यह तख्तापलट म्यांमार में एक बड़े राजनीतिक और मानवीय संकट का कारण बन गया है और देश में अस्थिरता और संघर्ष जारी है। नंबर 3, श्रीलंका में हुआ सत्ता परिवर्तन 2022 के बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट का परिणाम था। इस संकट ने देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसने अंततः तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके परिवार को सत्ता से हटने के लिए मजबूर कर दिया। 2022 की शुरुआत में श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था, जिससे देश के लिए जरूरी आयात करना असंभव हो गया। पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने वाली गैस और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। इस स्थिति ने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया।
बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण जनता में भारी गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतर आए और अर्गलयत संघर्ष नामक एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके परिवार के कुप्रबंधन को संकट का कारण मान रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। 9 जुलाई 2022 को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। 14 जुलाई 2022 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 20 जुलाई 2022 को संसद ने विक्रमसिंघे को देश का नया राष्ट्रपति चुना। नंबर 4, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन आम बात है, जो अक्सर राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ है। 2022 में ही पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से हटा दिया गया था। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से पद से हटाया गया हो। इमरान खान की सरकार को आर्थिक कुप्रबंधन, बढ़ती महंगाई और कथित तौर पर सेना के साथ बिगड़ते संबंधों के कारण विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ा। विपक्ष ने नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद 10 अप्रैल 2022 को हुई वोटिंग में इमरान खान की हार हुई और उनकी सरकार गिर गई। इमरान खान के हटने के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीगनवाज PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुना। उन्होंने 11 अप्रैल 2022 को पदभार संभाला। नंबर 5, पाकिस्तान की ही तर्ज पर बांग्लादेश भी कई बार तख्ता पलट झेल चुका है। हालांकि हाल ही में 2024 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वह सैन्य तख्तापलट नहीं था, बल्कि एक बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलन का परिणाम था। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार की हिंसक कार्रवाई के बाद यह पूरे देश में फैल गया और एक बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार का इस्तीफा थी। जुलाई 2024 में विरोध प्रदर्शनों के उग्र होने के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं। उनके जाने के साथ ही उनकी 16 साल की सत्ता का अंत हो गया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार का नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के रूप में किया। इस अंतरिम सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में कानून व्यवस्था बहाल करना और जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव कराना था। नंबर 6, नेपाल में हाल का सत्ता परिवर्तन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ हुआ। यह एक सैन्य तख्तापलट नहीं था, बल्कि एक हिंसक जन आंदोलन का परिणाम था। इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले से हुई। इस फैसले ने लोगों में भारी गुस्सा पैदा किया, जो पहले से ही भ्रष्टाचार और खराब शासन से असंतुष्ट थे। यह आंदोलन जेन ज़ेड क्रांति के रूप में जाना गया, क्योंकि इसमें युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास में आग लगा दी। इस हिंसा में 22 से अधिक लोगों की मौत हुई। भारी दबाव और व्यापक हिंसा के बाद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी सरकार गिर गई और वह देश छोड़कर चले गए। इस दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
फिलहाल नेपाल में सेना ने कर्फ्यू लगाया है। सेना को देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आना पड़ा। अब नेपाल में एक नई सरकार के गठन और राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि नई सरकार का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कई नाम चर्चा में हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का नाम सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे रवि लामिछाने की दावेदारी है। इन्होंने भी जेन-जी प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष और नेपाल के पूर्व गृह मंत्री हैं। सुशीला कार्की। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। तो ये है 2021 से 2025 तक भारत के पड़ोसी देशों की तख्ता पलट की स्थिति। अगर आप भारत में हुए हाल के विपक्ष के द्वारा चलाए जा रहे एजेंडे को देखेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही प्लान करते हैं, पर क्या करे, मोदी ने सबको बम्बू दे रखा है। मेरे मत से ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी वर्तमान सरकार इतनी दूरदर्शी और सशक्त है कि अलग अलग राज्यों, प्रांतों को अशांत और अस्थिर करने की अनेकों कोशिशों को अभी तक नाकाम करने में कामयाब रही हैं। हमारा भविष्य मजबूत हाथों में है। शायद इसीलिए हम भारतवासी अभी तक सुरक्षित हैं, पर हम आम जनता को भी सजग और सचेत रहने, अपने आसपास के सभी सामाजिक क्रियाकल्पों पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। आशा है आप सभी इस नाजुक समय की चेतना को पूरी तरह महसूस कर रहे होंगे। अपने निजी और व्यक्तिगत हितों, जरूरतों, लाभों को दरकिनार कर देश हित और राष्ट्र हित का ही सोचेंगे। हम सभी को हमारे पड़ोसी देशों की त्रासदी को याद रखते हुए ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम और हमारे बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारा राष्ट्र, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। आशा और विश्वास है आप सभी भारतवासी मुझसे बहुत अधिक सजग और समझदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित ही रहेंगे। महादेव हमारी और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम।